वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति प्यार और अफेक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म का उदय पूरे यूरोप में हुआ 19th सेंचुरी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में, और उसी समय से ये डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैली थी। और ये जो देख रहे हैं आप इस फिगर में जो दिखाया गया है, ये कहानी है आपको 1848 की। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो ने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी। इन पेंटिंग्स में उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था, जो उसके शब्दों में एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना था। इस सीरीज के पहले चित्र में, चित्र नंबर 1 में, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सभी सोशल ग्रुप के मेल फीमेल को एक लंबी कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वंदना करते हुए जाते हुए दिखाया गया है। जैसा कि आपको याद होगा, क्लास 9th में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, आर्टिस्ट स्वतंत्रता को फीमेल रूप प्रदान किया करते थे। सॉरियो फ्रेडरिक की इस पेंटिंग में भी आप पहचान सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में इनलाइटमेंट टॉर्च यानी ज्ञान की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ठीक सामने जमीन पर एब्सोल्यूटिस्ट के अवशेष बिखरे हुए हैं, यानी मोनार्की सिस्टम के अवशेष बिखरे हुए हैं। सॉरियो के यूटोपियन विजन में दुनिया के लोग अलग अलग नेशंस के ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक यानी नेशनल कॉस्ट्यूम से होती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, जो तब तक नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस, जो कि रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग के साथ पहचाना जा सकता है, अभी अभी जुलूस में पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा हाथ में थामे हैं। यह इंटरेस्टिंग बात है कि जिस समय सॉरियो ने यह पेंटिंग्स बनाई थी, उस समय तक जर्मन लोग एक नेशन स्टेट का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे अपने हाथ में थामे हुए हैं, वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी प्रोविंसेस को एक डेमोक्रेटिक संविधान के अंतर्गत एक नेशन स्टेट के रूप में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट अपने एंजल्स के साथ अपनी नज़रों से सब कुछ देख रहे हैं। पेंटर ने उनका इस्तेमाल दुनिया के नेशंस स्टेट के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ऐसे कई टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिनकी इमेजिनेशन सॉरियो ने अपनी पहले चित्र में की थी। 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में हलचल मचा दी थी। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय अर्थात मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स साम्राज्यों के स्थान पर नेशन स्टेट का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से एक खास परिभाषित क्षेत्र पर सेंट्रल पावर यानी एक निरंकुश राजतंत्र का अधिकार था। लेकिन नेशन स्टेट में न केवल उसके रूलर्स बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान की भाव और एक साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन या सामूहिकता की यह भावना पहले से नहीं थी, बल्कि यह संघर्षों और नेताओं और आम लोगों के
प्रयासों से ही निर्मित हुई थी। पहले क्या था, एक मोनार्की सिस्टम के तहत सारे राज्य, यूरोप के जितने भी कंट्री थे सब में मोनार्की सिस्टम थी। लेकिन जब से नेशनलिज्म की यह भावना उभर कर पूरे यूरोप में फैली थी, तब से सभी लोग अपने आप को एक सामूहिक रूप में, एक भाषा, एक नेशन, राष्ट्र के रूप में फील कर रहे थे। और ये भावना अचानक से नहीं आई थी, बल्कि ये नेताओं के प्रयासों से और आम लोगों के प्रयासों से, यानी कॉमन पीपुल के प्रयासों से निर्मित हुई थी यह नेशनलिज्म की भावना। यह अध्याय उन सभी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत हम 19वीं सेंचुरी के यूरोप में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म के प्रभाव के बारे में जानेंगे, या ये नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में किस तरह से फैली ये जानेंगे। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स निरंकुशवादी शासन या सरकार, जिसमें पब्लिक की कोई भागीदारी नहीं हो। राजा जो चाहे वो कर सकता है, वो अपने ढंग से मनमानी रूल नियम बना सकता है, उसको लागू कर सकता है। इसमें पब्लिक ना तो वोट दे सकती है, ना अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है, ना ही राजा पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लगा सकती है। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। यूटोपियंस मीन्स कल्पनादर्शी, जैसा कि सॉर्यू फेडरिक ने अपनी पेंटिंग्स में दिखाई थी। सॉर्यू फेडरिक ने एक ऐसी समाज की कल्पना की थी, एक ऐसे नेशन स्टेट की कल्पना की थी जो कि वास्तव में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने दिखाया था अपने फिगर में कि दुनिया के सारे लोग आपसी सारे भेदभाव भूलकर सभी की एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, यानी सभी एक ईश्वर के संतान, यानी कहने का मतलब कि किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, सब आपस में मिलजुल कर एक समान जीवन बिताते हैं, यानी सब में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। ये यूटोपियंस विजन का अर्थ होता है, यानी एक ऐसा समाज जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, सभी लोग मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ रहे। लेविसाइट मीन्स जनमत संग्रह। जनमत संग्रह या लेविसाइट एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसके तहत पब्लिक को किसी भी मुद्दे पर या किसी भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार होता है, अर्थात वोट के जरिए अपना विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है कि वो उस मुद्दे से खुश हैं या नाखुश हैं। नेशन स्टेट का मतलब जो छोटे छोटे राज्यों की जगह पे एक राष्ट्र हो, यानी अनेक छोटे छोटे प्रोविंसेस की जगह पर एक कंट्री यानी एक नेशन हो, जिसमें सभी लोगों का एक भाषा, एक झंडा, एक राष्ट्रीय पहचान हो और सभी लोग में सामूहिकता की भावना हो, अर्थात सभी एक समान हो, जिसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं हो, सभी लोग मिलजुल कर एकता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के साथ रहें, यानी सबकी एक सामूहिक पहचान, एक राष्ट्र, एक फ्लैग और एक आइडेंटिटी, यही होता है नेशन, राष्ट्र। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।